नमस्कार। लेवल अप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। एग्जामिनेशन 69वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो होने वाली हैं उसके लिए मात्र 27 दिन बचे हुए हैं और इन 27 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर पे रह के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो परिवार के साथ रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी कुछ कुछ करने ही हो जाते हैं। उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि इन 27 दिनों में थोड़े से स्वार्थी बन जाइए अपने लिए। थोड़ा सा रिजर्व हो जाइए, सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिए। घर वालों को समझा दीजिए कि इन 27 दिनों का क्या महत्व है आपके लिए और इन 27 दिनों ये 27 दिन आपके लिए कितना क्रुशियल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ रिवीजन रिवीजन और रिवीजन चाहिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स ही सिर्फ है वो नए चीज़ों को लेकर के होता है और वही आपको बस नया पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं पढ़ना है, कोई एक रिसोर्स आपको लेना है और उसी रिसोर्स को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि हर रिसोर्सेज में सेम करंट अफेयर्स ही होता है, बदलाव नहीं होता। अगर पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किसी दूसरे पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स में और फिर किसी तीसरे करंट पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स में सेम कंटेंट होगा, कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। तो बहुत सारे रिसोर्सेज को परचेज करने से बेहतर है कि कोई एक रिसोर्स को खरीदो, किसी एक बुक को खरीदो, एक कंपाइलेशन को खरीदो और फिर उसको रिवीजन करो बार बार, है ना। इसके अतिरिक्त हम जो लेकर के करंट अफेयर की सीरीज लेकर के आने वाले हैं वो टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर की सीरीज लेकर के आएंगे। पुरस्कार का एक लेक्चर होगा, पुस्तक और लेखक का एक लेक्चर होगा और नेशनल फिल्म अवार्ड्स या साइंस अवार्ड्स जो होते हैं उन पे क्वेश्चंस होगा। स्पोर्ट्स पे एक लेक्चर होगा, है ना। कॉन्फ्रेंसेस पे लेक्चर्स होंगे, कई सारे जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उन पे लेक्चर्स होंगे। इस तरह से हम टॉपिक बेस्ड लेक्चर लेकर के आएंगे ताकि आपको पता हो कि आपको किन चीज़ का रिवीजन करना और किन चीज़ों का रिवीजन हो गया है। आज जो लेक्चर है वो बिहार स्पेशल का ही लेक्चर है, जिसमें इतिहास के मध्यकालीन वाले खंड में हम देख रहे हैं और पाल साम्राज्य को हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है हम लोगों ने। और अगला जो पारी है, अगली जो विषय की अगले टॉपिक की जो बारी आई है वो है कुछ रीजनल राजवंशों के बारे में पढ़ने की, जैसे सेन राजवंश, कर्नाट राजवंश, चेरो, उज्जैनिया, खरवाड़, इन सब कुछ लोकल राजवंशों के बारे में जानकारी हासिल करने की जो बिहार से संबंधित रहे हैं, खासतौर पे बिहार और बंगाल से संबंधित रहे हैं। आइए देखते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं आमिर आर शांडिल्य और आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का लेक्चर लेकर के हाजिर हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन कुछ यूं है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉल ऑफ द पाला डायनेस्टी विच डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड। पाल वंश के पतन के पश्चात, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। पाल वंश के पतन के बाद, ठीक है ना, पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई। ये खासतौर पे बंगाल के संदर्भ में पूछ रहा है कि पाल, क्योंकि पाल वंश का प्रमुख जो एरिया रहा है वो बंगाल और बिहार का क्षेत्र रहा है। कुछ समय तक जो है वो कन्नौज तक उनका विस्तार हुआ, लेकिन फिर राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के दबाव में इनका सिमट गया साम्राज्य। ठीक है ना। तो पाल वंश के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई है। पाल वंश के पतन के पश्चात उन्हीं का एक सामंत था, उन्हीं का एक सामंत था, उन्हीं के सामंत ने एक नए वंश की स्थापना की उसी फाउंडेशन पे। और वो कौन सा वंश था?
वो वंश था सेन वंश। कौन सा वंश? सेन वंश की स्थापना हुई है पाल वंश के पतन के पश्चात। ठीक है, 1070 के आसपास में। कब? 1070 के आसपास में, 1070 एडी के आसपास में इसकी स्थापना मानी जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से तो स्थापित अभी नहीं हुआ है, स्वतंत्र रूप से स्थापित होगा। हेमंत सेन जो शासक होंगे वो 1095 में, वो 1095 में स्वतंत्र रूप से सेन वंश का स्थापना करेंगे। वो प्रथम स्वतंत्र शासक होंगे। लेकिन सेन वंश की जो नींव है वो 1070 एडी में ही पड़ चुकी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का आंसर हमें मिल गया। पहला प्रश्न का आंसर क्या था? पाल वंश के पतन के पश्चात सेन वंश की स्थापना होती है। दूसरा प्रश्न क्या है? Who among the following founded the सेन डायनेस्टी? निम्नलिखित में से किसने सेन राजवंश की स्थापना की? देखो जी, सेन राजवंश की जो ओरिजिन है वो माना जाता है, ये जो लोग हैं वो कर्नाटक के क्षेत्र से संबंध रखते थे। सेन वंश के जो लोग हैं वो कहां से संबंध रखते थे? कर्नाटक से संबंध रखते थे। और ये कहा जाता है कि जब 1023 एडी के आसपास राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश पर चढ़ाई की और महिपाल को पराजित किया, उन्हीं के साथ ये आए हुए थे बंगाल के क्षेत्र में और यहीं पर बस गए। और ये जाति से, कई इतिहासकार मानते हैं कि ये जाति से कायस्थ जाति के थे, लेकिन समय के साथ इनका विचार, इनका व्यवहार क्षत्रिय हो गया। इनका विचार व्यवहार किस चीज की हो गई? क्षत्रियों की हो गई। आ रही बात समझ में? तो सेन वंश जो है यहां पर आते हैं और पाल वंश के अंतर्गत अंदर में रह करके सामंत का के रूप में कार्य करते हैं, उनके प्रशासन में एक अहम रोल निभाते हैं। लेकिन जब पाल वंश बहुत कमजोर हो चुका है तो अपने स्वामी के कमजोरी का फायदा उठा करके सेन राजवंश की स्थापना होगी। और कौन करेगा? सामंत सेन। ठीक है, डी ऑप्शन होगा हमारा। सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, सामंत सेन वॉज अ फ्यूडेटरी अंडर द रूलर ऑफ विच रूलर? सामंत सेन किस शासक के अधीन सामंत था? है ना, यही प्रश्न है और मैंने इसको बताया भी कि किस शासक के अंतर्गत ये सामंत हैं। पाल वंश के शासकों के अंतर्गत ये सामंत हैं, है ना। और तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाट, बी है संगम, सी है पाल, डी है कण्व। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाना चाहिए आंसर हमारा? पाल हो जाना चाहिए, है ना। पाल वंश के ये सामंत रहे हुए हैं, जागीरदार रहे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द सेन डायनेस्टी बिकेम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग विच रूलर? ठीक है ना। तो सामंत सेन ने इसकी नींव रखी, लेकिन इसके पुत्र हेमंत सेन ने 1095 एडी में, 1095 ईस्वी में अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र कर लिया पाल वंश से और पूर्ण स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हालांकि बहुत समय तक ये शासन नहीं करेंगे। 1096 एडी में इनके पुत्र, 1095 एडी में ये स्वतंत्र शासक के रूप में बैठेंगे, लेकिन 1096 एडी में इनके पुत्र विजय सेन जो सेन वंश के महानतम शासकों में से एक हैं, बैठेंगे और इनका शासन 1096 से लेकर के 1159 एडी तक होगा। ठीक है, ये महानतम शासक है सेन वंश के। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न में चलते हैं। तो ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किस शासक के समय में सेन वंश पूर्णतः स्वतंत्र हो गया?
कह सकते ना, हेमंत सेन। किसके समय में? हेमंत सेन के समय। अगले प्रश्न पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ द सेन डायनेस्टी? सेन वंश का सबसे महानतम, सबसे प्रतापी, सबसे काबिल शासक कौन हुआ? तो हेमंत सेन के बाद जो शासक बने वो कौन? विजय सेन है, लक्ष्मण सेन है, बल्लाल सेन है, या सामंत सेन है? कौन बनेगा? विजय सेन बनेगा। विजय सेन 1096 से 1159 एडी तक, बहुत लंबा समय तक ये शासन करेगा। ठीक है ना। जो स्थानीय राजवंश होते हैं ना, उसमें ज्यादा फैक्ट के ऊपर आप काम करेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती इसमें। ठीक है, तो फैक्ट के ऊपर हमें सिर्फ काम करना है, हमें फैक्ट चाहिए एग्जामिनेशन में आंसर करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। Which Sen ruler is referred to in the bronze inscription of देवपाड़ा? देवपाड़ा बंगाल के कांस्य शिलालेख में किस सेन शासक का उल्लेख है? ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है सामंत सेन, ऑप्शन बी कहता है कुणाल सेन, ऑप्शन सी कहता है विजय सेन, और ऑप्शन डी कहता है ध्रुव सेन। ठीक है, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए आंसर? बताइए, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, तो दीजिए। क्या होना चाहिए? सामंत सेन होगा, या कुणाल सेन होगा, विजय सेन होगा, या ध्रुव सेन? तो इसका आंसर होगा विजय सेन। चलिए, क्या होना चाहिए आंसर इसका? विजय सेन इसका आंसर होगा, जिसकी चर्चा देवपाड़ा के कांस्य अभिलेख में, शिलालेख में की गई है, ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन में की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच सेन रूलर डिफीटेड नन्यदेव? दरअसल नन्यदेव कौन है? ठीक है, नन्यदेव मिथिला के शासक। नन्यदेव कौन है? मिथिला के शासक। कौन, किस वंश के? ये कर्नाट वंश के संस्थापक हैं। कर्नाट वंश के, एग्जाम में पूछ चुका है ये ऑलरेडी। ठीक है ना, कर्नाट वंश के संस्थापक हैं। तो इनको किसने पराजित किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है लक्ष्मण सेन, बी है महेंद्र सेन, सी है बल्लाल सेन, या डी है विजय सेन। तो आंसर होना चाहिए इसका क्या? आप सही समझ रहे हैं, क्या होगा? विजय सेन होगा। आपका आंसर सही था, विजय सेन। विजय सेन ने इन्हें पराजित किया था युद्ध में। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल चुका है, और हमारी समय आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने की। 8 पर देखे जरा कौन सा क्वेश्चन है। ओके, जयदेव का संबंध किस शासक के साथ था? जयदेव वॉज रिलेटेड टू द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? जयदेव वॉज रिलेटेड टू द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? आप जयदेव के बारे में जानते हैं, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, महान कवि जयदेव की रचना क्या है? गीत गोविंद। बोल रहा है कि जयदेव किस सेन वंश के शासन के अंदर में रहते थे? पहले तो सॉरी, सेन, यहाँ पे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वंश पूछ रहा था। ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन बी है सेन, ऑप्शन सी है कर्नाट, या ऑप्शन डी है कण्व। तो पहला तो हो गया कर्नाट वंश। ये कर्नाट वंश के संरक्षण में रहते थे। लेकिन कर्नाट वंश में भी किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन खुद ही बहुत बड़ा विद्वान था और विद्वानों को संरक्षण देता था। लक्ष्मण सेन के
दरबार में रहते थे। और आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मण सेन अंतिम सेन शासक हैं, अंतिम सेन शासक हैं जिन्होंने नादिया से रूल किया, जिन्होंने नादिया, इनकी राजधानी क्या रही है, सेन वंश की राजधानी कहाँ रही है, सेन वंश की राजधानी नादिया रही है। बाद में लक्ष्मण सेन, जब लक्ष्मण सेन के वक्त में ही बंगाल पर पहली बार तुर्कों का आक्रमण होता है और बख्तियार खिलजी मात्र कुछ सैनिकों के साथ मिलकर महल में घुस जाता है और इससे डरकर कहा यह जाता है कि लक्ष्मण सेन नंगे पैर वहां से भाग गया। ठीक है, इतना खौफ था बख्तियार खिलजी का। तो लक्ष्मण सेन, तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ है। पता होना चाहिए कि बंगाल पर जब आक्रमण हुआ बख्तियार खिलजी का, तो किस वंश का शासन था, सेन वंश का, और उसमें भी किसका शासक था, लक्ष्मण सेन का। और लक्ष्मण सेन वहां से भाग जाता है पूर्व की तरफ और फिर अपनी नई राजधानी बनाता है। ठीक है, और बाद में चल के बख्तियार खिलजी लखनौती को अपनी राजधानी डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो इन्हीं के समय में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। तो जयदेव किसके दरबार में रहते थे, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। लक्ष्मण सेन वॉज फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन, लक्ष्मण सेन किस धर्म का अनुयायी था, लक्ष्मण सेन किस धर्म का अनुयायी था, हिंदू धर्म था। और हिंदू धर्म का अनुयायी था और हिंदू धर्म में किस संप्रदाय को वो फॉलो करता था, वैष्णव, शैव, आजीवक या जैन। तो वो वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करता था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द सेन रूलर, सेन शासकों की राजधानी कहां थी, मिदनापुर, लखनौती, नादिया, दोनों ए और बी। होना चाहिए था बी और सी, यहां पे ऑप्शन होना चाहिए था क्या, बी और सी। ए और बी, मिदनापुर तो नहीं रहा, तो इसका ऑप्शन हम करते हैं बी और सी। सुधार लेंगे आप, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे, बी और सी। तो बी और सी इसलिए कहा क्योंकि इनकी राजधानी लखनौती भी रही है और इनकी राजधानी नादिया भी रही है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, हमारा आंसर डी हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही राजधानी अलग अलग वक्तों में सेन शासकों का रहा है। क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बख्तियार खिलजी वॉज रनिंग अ कैंपेन इन ईस्टर्न इंडिया इन द टाइम ऑफ विच सेन रूलर। अभी इसी की चर्चा मैंने करी है कि बख्तियार खिलजी किस सेन शासक के समय पूर्वी भारत का अभियान चला रहा था, किस सेन शासक के समय में पूर्वी भारत का अभियान चला था, विजय सेन, लक्ष्मण सेन, महेंद्र सेन या बल्लाल सेन। तो आंसर तो आपको पता चल ही चुका है, क्या होगा, सही सोच रहे हो आप, कौन सा आंसर, लक्ष्मण सेन हमारा करेक्ट आंसर है। लक्ष्मण सेन जो है वो शासक थे जब इनका पूर्वी भारत पे अभियान चल रहा था, किसका, बख्तियार खिलजी का। अब बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था या किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। किसका था, मोहम्मद गोरी का था। ठीक है, याद रखिएगा ये किसका जो है दास रहा है, मोहम्मद गोरी का रहा। क्वेश्चन नंबर 12 की बारी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन रामपाल्स टाइम इन तिरहुत एरिया इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा विच डायनेस्टी हैड कम अप, है ना। तो तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत एरिया की बात कर रहा है, आज का तिरहुत एरिया नहीं है। आज का तिरहुत एरिया का जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री कुछ और है, उस समय का तिरहुत एरिया में मिथिला वाला क्षेत्र आता था। ठीक है,
तो रामपाल के समय में तिरहुत एरिया, तो रामपाल कौन था? रामपाल जो है वो पाल वंश का शासक था और कमजोर शासक था, है ना। इसको अंतिम शासक माना जाता है, किसका? पाल वंश का। तो पाल वंश के समय में तिरहुत एरिया के नॉर्दर्न प्लेन में, गंगा के नॉर्दर्न प्लेन में, गंगा के उत्तरी मैदान में किस राजवंश का उदय हुआ, है ना। रामपाल के समय में गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र में, तिरहुत क्षेत्र में किस राजवंश का उदय हुआ? तो आंसर क्वेश्चन है, ऑप्शन है कर्नाट राजवंश, ऑप्शन बी है सेन राजवंश, ऑप्शन सी है पाल राजवंश, ऑप्शन डी है कण्व राजवंश। तो आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाट राजवंश हो जाएगा, हमारा कर्नाट राजवंश हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब कर्नाट राजवंश की स्थापना किसने की? अभी अभी चर्चा मैंने करी है, नन्यदेव ने की है। ठीक है ना, नन्यदेव ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? वेयर वॉज द किंगडम ऑफ कर्नाट डायनेस्टी ऑफ मिथिला? वेयर वॉज द किंगडम ऑफ, है ना, मिथिला के कर्नाट राजवंश का राज्य कहाँ था, किस क्षेत्र में था? तो तिरहुत तो था, लेकिन तिरहुत यहाँ पे दिया नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा या मिथिला। तो ये मिथिला क्षेत्र में था, है ना, जिसमें मिथिला क्षेत्र में जिसमें आपका दरभंगा हो गया, नहीं, मधुबनी हो गया, जिसमें आपका चंपारण का क्षेत्र भी आता था उस समय तिरहुत में ही, मुजफ्फरपुर हो गया। ठीक है, ये सारे क्षेत्र जो हैं किसमें आएंगे? सुपौल हो गया, ये सारे क्षेत्र किसमें आते थे? कर्नाट वंश में के अंतर्गत आते थे। तो मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे एरिया उस वक्त आ रहे थे, तिरहुत क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि कर्नाट राजवंश जो है वो कहाँ था? मिथिला के कर्नाट राजवंश का राज्य कहाँ था? मिथिला में था। क्वेश्चन में ही दे दिया है, मिथिला के कर्नाट राजवंश का राज्य कहाँ था, तो मिथिला यहाँ पे दे ही दिया है, तो मिथिला ही होगा ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी इन मिथिला ऑफ मिथिला? मिथिला के कर्नाट राजवंश की राजधानी पूछ रहा है ना। बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। कई बार क्या करेगा कि इन्हीं वन लाइनर्स की बातों को 4 स्टेटमेंट का फॉर्म दे देगा, बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हाँ, ये इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। तो हमने उसी को अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। मिथिला के कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? या ऑप्शन ए है महिषी, बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है सिमरावगढ़, या ऑप्शन डी है मधुबनी। तो इसका आंसर होगा, इसका राजधानी सिमरावगढ़ में था, है ना। इसका आंसर, इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ में थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। चलिए, सिमराव स्टोन इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? है ना, सिमराव शिलालेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए है धन्यदेव, ऑप्शन ए बी है नन्यदेव, ऑप्शन सी है गोपाल देव, या ऑप्शन डी है महंत देव। तो इसका आंसर, इसके संस्थापक होंगे, कौन है संस्थापक? बताइए। इसके संस्थापक नन्यदेव हैं। तो सिमराव शिलालेख जो है उसका संबंध इसके संस्थापक राजा से है, किससे? नन्यदेव से है। क्या हो जाएगा आंसर? नन्यदेव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन अबाउट विच डायनेस्टी इज अवेलेबल फ्रॉम मालदेव आर्टिकल? मालदेव के लेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है ना, मालदेव के लेख से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए है हर्यक वंश, ऑप्शन बी है गंग वंश, ऑप्शन सी है कण्व वंश, एंड ऑप्शन डी है कर्नाट राजवंश। तो हमारा आंसर और कोई नहीं, क्या हो जाएगा? कर्नाट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कर्नाट राजवंश के बारे में जानकारी यहां से हासिल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। Whose reign is called golden age of मिथिला?
मिथिला किसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पे वंश से संबंधित पूछ रहा है कि किस वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मिथिला में किस वंश का शासक था? कर्नाट का था ना, तो कर्नाटों को कहा जाता होगा। ऑप्शन ए है कर्नाट, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शुंग या ऑप्शन डी है कण्व। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? कर्नाट हो जाएगा। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ओके, नरसिंहदेव, a ruler of Karnat dynasty had fought a war with the ruler of which place? कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव ने किस स्थान के शासक से युद्ध किया था? तो इनकी जो दुश्मनी है वो सामान्यतः बंगाल के शासकों से हो रहती थी, इसीलिए इनका युद्ध बंगाल के शासक, और उस समय जिस समय कर्नाट वंश है तिरहुत क्षेत्र में, उसी वक्त बंगाल में सेन राजवंश है, याद रखिएगा। तो ये बंगाल के शासकों से इनकी लड़ाई हुई थी, बंगाल के शासकों से इन्होंने युद्ध लड़ा था। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। विद्यापति वॉज अ कोर्टियर ऑफ विच रूलर? विद्यापति वॉज द कोर्टियर ऑफ विच रूलर? विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? हालांकि ये कर्नाट वंश के शासक के यहाँ तो नहीं थे, इनका विद्यापति का जन्म जो है वो बिस्फी गांव, दरभंगा में स्थित बिस्फी गांव में हुआ है, बेनीपट्टी में, ठीक है। और ये महान कवि हुए अपने समय में, शिव भक्त थे। तो विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? तो ये दरअसल वैनवार राजवंश के शासक के यहाँ दरबारी थे। और जो शासक है ऑप्शन ए है शिव सिंह, ऑप्शन बी है कीर्ति सिंह, ऑप्शन सी है कुणाल सिंह, ऑप्शन डी है ए और बी। तो हम डी के साथ जाएंगे, क्योंकि शिव सिंह के शासन काल में भी ये दरबारी थे और कीर्ति सिंह के शासन काल में भी दरबारी थे। आपको पता है कि विद्यापति ने दो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये कीर्ति सिंह के शासन काल में ही लिखा गया था, उन्हीं को समर्पित करके कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है ना। कीर्ति सिंह के शासन काल में दरबार में भी थे और शिव सिंह के दरबार में भी ये थे। विद्यापति का पूरा परिवार ही जो है वो राजवंश के सेवा में लगा हुआ था, ठीक है। तो विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? कर्नाट डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक क्यों? क्योंकि इसके बाद तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं, तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने आक्रमण करके हमेशा के लिए कर्नाट वंश को समाप्त कर दिया, है ना। तो हरि सिंह इसीलिए अंतिम शासक माने जाते हैं। कौन? हरि सिंह। हरि सिंह, हरि सिंह जो है वो तुगलक वंश के महान शासक हैं, महान शासक भी कह सकते हैं क्योंकि ये महान समाज सुधारक भी हुए। ये महान समाज सुधारक थे। इन्हीं के समय में पंजी जो व्यवस्था थी, पंजी प्रबंधन की, अकाउंटिंग में इन्होंने बहुत सारे जो नए नए रिफॉर्म्स किए, बुक कीपिंग में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। तो हरि सिंह के समय में पंजी प्रबंधन का नया प्रचलन शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। When did Karnat dynasty extinguish completely? कर्नाट वंश का पूर्णतः नाश कब हो गया? ठीक है, 1398 ईस्वी, 1383 ईस्वी, 1378 ईस्वी या 1300
68 ईस्वी, है ना। तो इसका जो पूर्ण नाश होता है वो नाश होता है 1378 ईस्वी में। कब होता है? पूर्णतः हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है 1378 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पानी इसलिए पी रहा हूं लगातार ताकि खांसी जो है वो ना आए। सर सोच रहे होंगे सर पानी पी पी करके पढ़ा रहे हैं, है ना। इन हुज टाइम डेवलपमेंट ऑफ पंजी प्रबंधन, है ना, अकाउंट मैनेजमेंट की जो रिफॉर्म्स है वो किसके समय में आया था? पंजी प्रबंधन का विकास किसके समय में हुआ? नाम इनका पहले ही मैंने बताया। ऑप्शन ए है हरसिंह नरसिंह देव, ऑप्शन बी है हरि सिंह देव, ऑप्शन सी है नन्य देव, या ऑप्शन डी है करण सिंह। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंतिम शासक हरि सिंह देव। हरि सिंह देव के समय में पंजी प्रबंधन का विकास होता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है बीपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर रिवाइज करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ कृतिलता? अब कृतिलता का लेखक कौन है पता हो गया आपको, ऑलरेडी पता हो गया क्योंकि मैंने अभी अभी चर्चा कर दिया। ऑप्शन ए विद्यापति, देव सिंह, कीर्ति सिंह या गणपति ठाकुर। अब जिसको पता नहीं होगा ना वो कीर्ति सिंह को जरूर लगाएगा। क्यों? क्योंकि कृतिलता से कीर्ति सिंह आ रहा है। सोचा होगा कि राइटर अपने नाम पर लिखा होगा कहीं, लेकिन नहीं, इन्होंने विद्यापति चूंकि कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे, विद्यापति क्या कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे, तो उनको समर्पित किए यह पुस्तक लिख के, है ना। तो विद्यापति इसके लेखक, कीर्तिलता। और तो मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी और स्रोत हासिल करने के लिए ये दोनों पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 पे चलते हैं। At the time of invasion of बख्तियार खिलजी, who was the ruler of state of कर्नाट? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में कर्नाट राज्य का शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया पहली बार 1198 ईस्वी के करीब में, तो उस समय कौन था कर्नाट का शासक? तो कौन था? चलिए, ऑप्शन ए है नरसिंह देव, ऑप्शन बी है हरि सिंह देव, ऑप्शन डी है राम सिंह देव, या ऑप्शन डी है महेश सिंह देव। तो उस समय शासक जो थे वो कौन थे? नरसिंह देव थे। ठीक है, 1198 में जब आया तो कौन थे? नरसिंह देव थे। ठीक है, वहीं एक और तुर्गिल तुगान जब आक्रमण करेगा तब देखते हैं कौन शासक होता है। तो दो आक्रमण हमेशा याद रखना है। एक तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में, तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में सेन वंश का कभी प्रश्न पूछ देता है कि बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया तो सेन वंश का शासक कौन था? तो आपको आंसर पता ऑलरेडी है, कौन है? लक्ष्मण सेन। एक प्रश्न पूछ देता है कि पाल वंश का शासक कौन था? तो ये थे इंद्रुमन पाल। हालांकि ये जो है नाम के ही शासक रह गए थे, ये शासक पाल वंश का वजूद अब खत्म ही हो चुका था। और कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो कौन था? नरसिंह देव थे। तो ये तीन जो है फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। द फॉरेन ट्रैवलर who discussed the invasion of on मिथिला by the तुर्क तुगान। वह विदेशी यात्री जिसने मिथिला पर तुर्क तुगान या तुर्गिल तुगान के आक्रमण की चर्चा की थी वो कौन था? ऑप्शन ए है लामा तारानाथ, ऑप्शन बी है धर्मस्वामी, ऑप्शन सी है मुल्ला तकिया, या ऑप्शन डी है दोनों बी और सी। तो देखिए जी, धर्मस्वामी तिब्बत के बौद्ध भिक्षु थे, तिब्बत से आए हुए थे। तो ये दोनों ही थे, बी और सी, है ना। बी और सी दोनों लोगों ने चर्चा किया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, तो इसकी चर्चा धर्मस्वामी ने भी किया है और मुल्ला तकिया भी किया है।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? जहां बख्तियार खिलजी के आक्रमण के वक्त, जहां बख्तियार खिलजी के आक्रमण के वक्त बख्तियार खिलजी के आक्रमण के वक्त कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था, वहीं प्रश्न पूछे कि तुर्गिल तुगान के आक्रमण के वक्त कौन था कर्नाट वंश का शासक? तो ये कौन थे? नरसिंह देव, राम सिंह देव, हरि सिंह देव या महेश सिंह देव? तो इसका आंसर होगा राम सिंह देव। क्या आंसर होगा? राम सिंह देव। तो तुर्गिल तुगान के आक्रमण के समय में जो शासक थे कर्नाट वंश के वो थे राम सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 की बारी है। Who was a great social reformer among the Karnat rulers? समाज सुधारक परिवारवाद नामक एक नई जो है कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया। तो कर्नाट शासकों में एक महान समाज सुधारक कौन था? ऑप्शन ए है नरसिंह देव, ऑप्शन बी है हरि सिंह देव, ऑप्शन सी है राम सिंह देव, ऑप्शन डी है कीर्ति सिंह देव। इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। किसने? अंतिम शासक हरि सिंह देव ने। किसने? हरि सिंह देव ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हरि सिंह देव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 देखते हैं। विच रूलर ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी वॉज कॉल्ड गौड़ ध्वज? क्योंकि इसने गौड़ पर आक्रमण करके वहां के शासक को पराजित किया था। कर्नाट वंश के किस शासक को बंगाल पर उसके सफल आक्रमण के कारण गौड़ ध्वज कहा जाता है? ऑप्शन ए है नन्यदेव, ऑप्शन बी है गंगदेव, ऑप्शन सी है नरसिंह देव, ऑप्शन डी है हरि सिंह देव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगदेव। क्या हो जाएगा? गंगदेव हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं साहब ने बंगाल पर अब सफल आक्रमण करके वहां के शासक को हराया था, इसीलिए गौड़ ध्वज कहा गया। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज अ रिलेशन विद द वाइफ ऑफ नरसिंह देव हीरामती? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का संबंध नरसिंह देव की पत्नी हीरामती से है? ऑप्शन ए है विश्वास देवी, ऑप्शन बी है दानव वाक्यवली, ऑप्शन सी है गंगा वाक्यवली, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नरसिंह देव की पत्नी का नाम क्या था? नरसिंह देव की पत्नी का नाम हीरामती था, और ये तीनों ही पुस्तक से संबंध रखती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ही पुस्तक में इनकी चर्चा की गई है। तो विश्वास देवी, दानव वाक्यावली और गंगा वाक्यावली, इन तीनों में ही इनकी चर्चा है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बारी है। 30 देखते हैं। In medieval period, the emergence of familism in social setup of dash was a wonderful incident. मध्यकाल में डैश की सामाजिक व्यवस्था में परिवारवाद का उदय एक अद्भुत घटना थी, है ना। ये वहां के समाज में परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, वहां के सामाजिक व्यवस्था में क्या दिया गया? परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। कहाँ पे? तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कर्नाट वंश के समय में ही यह हुआ है, और खास तौर पे हरि सिंह देव के समय में, क्योंकि वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। 31 नंबर क्या कहता है? हु गॉट द क्रेडिट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मिथिला सोसाइटी? है ना, मिथिला के समाज का पुनर्निर्माण किया जो परिवारवाद पर आधारित था, उसका श्रेय किसको जाता है? तो मैंने पहले ही बताया, किसको जाएगा? हरि सिंह देव को जाएगा। उन्होंने पुनः समाज की पुनर्संरचना की, समाज की पुनर्निर्माण किया। किस आधार पर? परिवारवाद के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 देखते हैं हम लोग। Which state was organized into West Bihar, Champaran and Muzaffarpur in the 12th century?
12वीं शताब्दी में कौन सा राज्य पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में संगठित था? ऑप्शन ए है खरवार राज्य, ऑप्शन बी है लोध राज्य, ऑप्शन सी है चेरो राज्य, ऑप्शन डी है उज्जैनिया राज्य। ये जो है एक आदिवासी राज्य है। ये कैसा राज्य है? आदिवासी राज्य है। ठीक है, तो कौन सा राज्य था वो? तो वो था चेरो। आपको पता होना चाहिए जो पश्चिमी बिहार है, पश्चिमी बिहार में कौन सा शासन था? चेरो का था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। याद करना ये आपका काम है, ठीक है ना? आपका काम है इसको रिवाइज करते रहना। तो पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य था? चेरो राज्य था। ऑप्शन 32, 32 के बाद 33। 33 में क्या है? द ट्राइबल डायनेस्टी दैट रूल्ड बिहार वॉज, है ना, वो बिहार पर शासन करने वाला आदिवासी राजवंश। अभी अभी मैंने उसका नाम लिया, कौन सा? चेरो राजवंश, है ना। चेरो राजवंश जो है उसने खास तौर पे पश्चिम बिहार पर, ये संपूर्ण बिहार पे तो नहीं लेकिन पश्चिम बिहार, शाहाबाद, है ना, इनका राजधानी था शाहाबाद, जो आज के समय में भोजपुर या आरा जिला कहा जाता है। ठीक है ना, भोजपुर, बक्सर। ठीक है, तो कौन थे? चेरो। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 के बाद 34 देखते हैं। शेर शाह गॉट हेल्प इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स फ्रॉम विच रूलर? शेर शाह को मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किन शासकों से सहायता मिली? जिन क्षेत्रों में जो युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, उन क्षेत्रों में ही ये शासक रूल कर रहे थे, और कौन से थे? तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, 34 हो गया हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 35 की बारी है। तो 35 देखते हैं हम लोग। विच चेरो रूरल इज क्रेडिटेड स्टार्टिंग द जगदीशपुर फेयर? जगदीशपुर शाहाबाद में है। इसी जगदीशपुर के जमींदार होते थे कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर मेला किस चेरो शासक ने शुरू किया था? ऑप्शन ए है फूलचंद, सीताराम राय, बागमल या प्रताप सिंह। तो ये फूलचंद नामक शासक ने जगदीशपुर मेला शासक शुरू किया था, और ये फूलचंद क्या था? चेरो शासक था। ठीक है ना। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत लोकल डायनेस्टीज है, लोकल राजवंश है ना, छोटे छोटे राजा हैं। द रियल डिक्लाइन ऑफ द पावर द चेरो ट्राइब टुक प्लेस आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट विथ, है ना, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन, है ना, चेरो शक्ति का पतन हो गया, सिमट गए। किसके साथ संघर्ष होने के बाद? उनसे ज्यादा शक्तिशाली आ गया। कौन? तो उज्जैनिया है या पाल है, कर्नाट है, अफगानी है। तो ये भी एक लोकल राजवंशी है। कौन है? उज्जैनिया। उज्जैनियों के साथ इनका संघर्ष शुरू हुआ, जिसके बाद इनका पतन शुरू हो जाता है। किसका? चेरो के साथ। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। Who displaced the चेरो रूलर्स फ्रॉम द शाहाबाद रीजन? ओके, तो किसके साथ चेरो का हो रहा है? अब ये आप तो कनेक्ट कर सकते हैं, चेरो का संघर्ष किसके साथ हो रहा है? उज्जैनिया के साथ। तो वहीं लोगों ने शाहाबाद से इनको डिस्प्लेस किया होगा, हटाया होगा। शाहाबाद क्षेत्र से चेरो शासकों को किसने विस्थापित किया? तो किसने होगा? उज्जैनी होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। दलपत शाही वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट? दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? उज्जैनिया, चेरो, खरवार या भार? आंसर हो जाएगा ए, उज्जैनिया से था। किससे था? दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया से था। ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं हम लोग, और अंत की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 39 है द फाउंडर ऑफ उज्जैनिया डायनेस्टी इन भोजपुर वॉज, है ना, भोजपुर में, भोजपुर शाहाबाद का क्षेत्र,
शाहाबाद में उज्जैनिया राजवंश का संस्थापक किसको हटा करके, चेरों को हटा करके, तो कौन था? बाघमल, संग्राम सिंह, संतन सिंह या सोमराज? आंसर हो जाएगा संतन सिंह। संतन सिंह कौन है? उज्जैनियों का संस्थापक। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 की बारी है। आज का लास्ट प्रश्न, विच ट्राइब फॉर्म्ड इट्स किंगडम इन सेंट्रल बिहार ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ पाल पावर? पाल शक्ति के पतन के दौरान किस जनजाति ने मध्य बिहार में, पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में कौन आ गए? चेरो और उज्जैनिया। पश्चिम बिहार, चंपारण, सारण, भोजपुर, बक्सर, ये वाला क्षेत्र। मध्य बिहार की बात कर रहा है, पटना है ना, मगध का क्षेत्र या बेगूसराय वाला क्षेत्र ले लो। किसने अपना साम्राज्य बनाया? तो ये थे बहार। कौन थे? बहार। ये तो होगा नहीं, चेरो होगा नहीं क्योंकि पश्चिम बिहार है, उज्जैनिया होगा नहीं, पश्चिम बिहार में कौन है? बहार। ठीक है, तो आंसर आपका हो मिल गया यहाँ पे। खांसी छूटने के प्रोसेस में है। लेक्चर का अंत हो चुका आज का। कहीं जाने के पहले आपको याद दिलाता चलूं कि स्वार्थी बनिए अपने लिए इस 27 दिनों में। ये 27 दिन आप अपने लिए स्वार्थी बनेंगे तो रिजल्ट पक्का होगा। रिवीजन कीजिए जम के। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।